अगर मैं ये कहूँ कि आज जो भी हमें सुन रहा है वो अपने फ़ोन या लैपटॉप को जिस बिजली से चार्ज कर रहा है वो असल में करोड़ों साल पहले मरे हुए कुछ विशालकाय पौधों की देन है, और वो भी ऐसे पौधे जिनमें बीज तक नहीं होते थे। तो शायद ये किसी विज्ञान कथा जैसा लगे। विज्ञान कथा लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो यही हमारे ग्रह का वास्तविक इतिहास है। मतलब प्रकृति बाहर से जितनी शांत दिखती है ना, उसके भीतर झांकने पर विकास की उतनी हैरतअंगेज दुनिया दिखाई देती है। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन में हम उसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं। हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ बेहद प्रामाणिक लेख हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं, खासतौर पर एसएससी जैसी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री भी है। हाँ, और हमारा मिशन भी एकदम साफ है। पादप वर्गीकरण यानी प्लांट क्लासिफिकेशन के उन भारी भरकम वैज्ञानिक नामों को डिकोड करना जो अक्सर किताबों में डराते हैं। सही कहा। हम इसे एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे, ताकि जो भी विज्ञान को गहराई से समझना चाहता है उसके दिमाग में ये जानकारी हमेशा के लिए छप जाए। मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस ने जब पहली बार पौधों को समझने की कोशिश की होगी, तब से लेकर आज तक विज्ञान ने बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल, बहुत लंबा सफर। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर पूरे पादप जगत को सबसे बड़े स्तर पर बांटना हो तो उसका आधार क्या है? मैं सोच रहा था कि किसी पौधे में फूल आना या ना आना इसका पैमाना है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। फूल वर्गीकरण का बुनियादी आधार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर आधार क्या है? विज्ञान पौधों को सबसे पहले उनके प्रजनन अंगों और बीज बनाने की शक्ति के आधार पर दो बहुत बड़े समूहों में बांटता है। पहला है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, नाम से तो ये वाकई किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म के किरदारों जैसे लगते हैं। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन अगर हम इन शब्दों की उत्पत्ति को देखें तो इनका काम एकदम साफ हो जाता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे पौधे जिनमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं। छुपे हुए? हाँ, और सबसे बड़ी बात, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। अरे वाह! मतलब ये पादप जगत के उन सीक्रेट एजेंट्स की तरह हैं जो अपना काम, मेरा मतलब है प्रजनन, बिना किसी को दिखाए करते हैं। ना बीज का शोर, ना फूल का दिखावा, बस खामोशी से अपना वजूद बनाए रखते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने, सीक्रेट एजेंट्स। और दूसरी तरफ है फेनेरोगेम्स, जिन्हें स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। इनमें जननांग पूरी तरह से विकसित होते हैं, ये बीज बनाते हैं और इन बीजों के अंदर एक भ्रूण होता है, साथ ही भ्रूणपोष भी होता है। भ्रूणपोष? मतलब एक तरह से उस छोटे पौधे के लिए पैक्ड लंच या टिफिन जो अंकुरण के समय उसे शुरुआती पोषण देता है। हाँ, पैक्ड लंच वाली उपमा बहुत सटीक है। वो पैक्ड लंच ही ये तय करता है कि पौधा शुरुआती मुश्किलों का सामना कैसे करेगा। पर इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। वो क्या? यही कि अगर इन सीक्रेट एजेंट्स यानी क्रिप्टो गेम्स के पास वो पैक्ड लंच या बीज नहीं है, तो वे अपना विकास कैसे करते हैं? क्या बिना बीज वाले सभी पौधे एक जैसे ही होते हैं? हाँ, मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था। क्योंकि अगर बीज ही नहीं है तो उनमें इतनी विविधता कैसे आ सकती है? ये बिना बीज वाले पौधे आखिर दिखते कैसे हैं? इस छुपी हुई दुनिया के भीतर भी ना विकास की एक बहुत लंबी और जटिल सीढ़ी है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। विकास का सबसे पहला और बुनियादी स्तर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा? तो ये दिखते कैसे हैं? इस समूह के पौधों का शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। मतलब इनमें जड़, तना और पत्ती जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। रुको, अगर इनमें जड़ें ही नहीं हैं तो ये पानी और पोषण कैसे लेते हैं? बिना जड़ के पौधा कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि ये बस एक आकारहीन संरचना होती है जिसे थैलस कहते हैं। इसमें कवक, शैवाल और लाइकेन जैसे जीव आते हैं। चूंकि ये पानी के भीतर या बहुत ज्यादा नमी वाली जगहों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें पानी खींचने के लिए किसी खास तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब इनका पूरा शरीर ही सीधे अपने आसपास के वातावरण से पानी सोख लेता है, एक स्पंज की तरह। बिल्कुल। इसके बाद विकास का अगला कदम आता है ब्रायोफाइटा। इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन? हाँ, मतलब जैसे मेंढक होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये जमीन पर तो रहते हैं, लेकिन इनके जमीन पर रहने की एक बहुत बड़ी शर्त है। प्रजनन के लिए इन्हें पानी की सख्त जरूरत होती है। ये थैलोफाइटा से थोड़े विकसित तो हैं, लेकिन इनमें अभी भी वास्तविक संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक?
जो भी हमें सुन रहा है उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संवहन ऊतक मतलब जैसे हमारे शरीर में खून को हर हिस्से तक ले जाने के लिए नसें होती हैं, वैसे ही पौधों में पानी ले जाने के लिए जाइलम और भोजन ले जाने के लिए फ्लोएम नाम की नलिकाएं होती हैं। तो अगर ब्रायोफाइटा में ये पाइपलाइन नहीं है तो पानी ऊपर कैसे जाता है? इसे भी ऑस्मोसिस या परासरण के जरिए समझना चाहिए। ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत धीमा है। जाहिर है ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ज्यादा ऊंचाई तक पानी नहीं धकेल सकता होगा। एकदम सही। इसी वजह से ब्रायोफाइटा जैसे कि मॉसेस या लिवरवर्ट ऊंचाई में बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ नमी वाली जगहों पर ही जीवित रह पाते हैं। यानी ऊतकों का ना होना ही इनकी ऊंचाई को रोक देता है। मतलब बिना मजबूत पाइपलाइन के कोई गगनचुंबी इमारत तो बन नहीं सकती। हाँ, और यहीं पर प्रकृति ने अपना सबसे बड़ा आविष्कार किया। क्रिप्टोगैम्स का तीसरा और सबसे उन्नत वर्ग सामने आया, टेरिडोफाइटा। तो क्या इनमें वो पाइपलाइन आ गई थी? बिल्कुल। ये धरती के पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए। हमारे आसपास दिखने वाले फर्न इसी वर्ग में आते हैं। अरे वाह! तो फॉन पादप जगत के पहले ऐसे सदस्य बने जिन्होंने अपने अंदर एक पूरा प्लम्बिंग सिस्टम विकसित कर लिया। हाँ, और इसी प्लम्बिंग सिस्टम ने पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास ही बदल कर रख दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसे डिवोनियन युग कहा जाता है, 35 करोड़ साल पहले। हाँ, उस समय धरती पर इन्हीं टेरिडोफाइटा का एक छत्र साम्राज्य था। ये आज के छोटे छोटे फर्न नहीं थे, बल्कि 30 मीटर तक ऊंचे विशालकाय पेड़ हुआ करते थे। 30 मीटर? बाप रे! और मजे की बात बताऊं, आज जो कोयला हम धरती के गर्भ से निकालकर अपने उद्योगों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो असल में उन्हीं विशालकाय टेरिडोफाइटा के जीवाश्मों का ही परिणाम है, जो दलदलों में दब गए थे। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। मतलब आज जो छोटे छोटे सजावटी फर्न हम अपने घरों के गमलों में लगाते हैं, वे किसी जमाने में डायनासोर के युग से भी पहले के विशालकाय जंगल हुआ करते थे। बिल्कुल। और आज हमारी बिजली उन्हीं के अवशेषों पर निर्भर है। क्या बात है! लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे। प्लम्बिंग सिस्टम ने पौधों को 30 मीटर की ऊंचाई तो दे दी, फिर ये विशालकाय फर्न खत्म क्यों हो गए? क्या सिर्फ पानी ऊपर पहुंचाना काफी नहीं था? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। दरअसल जलवायु में बहुत बड़े बदलाव हुए उस समय। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे सूखने लगा और नमी कम हो गई। और जैसा कि हमने बात की, टेरिडोफाइटा को प्रजनन के लिए अभी भी पानी की जरूरत थी। अच्छा, तो सूखे की वजह से वो मार खा गए? हाँ, सूखे वातावरण में उनके बीजाणु या स्पोर्स नष्ट हो जाते थे। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पौधों को एक ऐसे सुरक्षा कवच की जरूरत थी जो उनके भ्रूण को सूखे से बचा सके। और यहीं से पादप जगत ने फेनेरोगेम्स यानी बीज वाले पौधों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। तो ये तो एक तरह से मजबूरी का आविष्कार था। लेकिन जब पौधों ने बीज बनाना शुरू किया, तो क्या वे रातों रात सीधे आज के आम या सेब जैसे फलों वाले पेड़ बन गए? नहीं नहीं, विकास रातों रात कोई जादू नहीं करता। बीज वाले पौधों का उदय भी 2 क्रमिक चरणों में हुआ है। सबसे पहले आए जिम्नोस्पर्म, जिन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। अनावृत बीजी? हाँ, ग्रीक भाषा में जिम्नो का मतलब है नग्न और स्पर्म का मतलब है बीज। इन पौधों में फूल और फल नहीं होते। इनके बीज छोटी टहनियों या शंकुओं, जिन्हें हम कोन्स कहते हैं, एकदम खुली अवस्था में लगे होते हैं। अच्छा, तो पहाड़ों पर दिखने वाले चीड़ या पाइन के पेड़, देवदार और साइकस, मेरा मतलब है ये सब जिम्नोस्पर्म है। चीड़ के कोन्स तो बहुत आम है, मैंने देखे हैं। उनमें कोई फल नहीं होता, बस लकड़ी जैसी एक संरचना होती है। बिल्कुल सही। और ये नग्न बीज वाला वर्ग वनस्पति जगत के कुछ सबसे पुराने और विशालकाय रिकॉर्ड धारकों का घर है। आपको कैलिफोर्निया के लाल लकड़ी वाले वृक्षों के बारे में पता है, जिन्हें सिकोया कहा जाता है? हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है, वो बहुत बड़े होते हैं। वो इसी वर्ग में आते हैं। ये पेड़ 350 फुट तक ऊंचे हो सकते हैं और इनकी उम्र 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। सोचिए जरा। 350 फुट? जरा सोचिए, उस जाइलम को 350 फुट ऊपर तक पानी धकेलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ। ये काम कैसे करता है? मतलब क्या पौधे के अंदर कोई मोटर लगी है? यहाँ भौतिकी और जीव विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पौधे मुख्य रूप से 2 शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है कैपिलरी एक्शन,
जहां पानी पतली नलियों में खुद ब खुद ऊपर चढ़ता है। हाँ, जैसे किसी रुई की बत्ती में तेल चढ़ता है। बिल्कुल। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपिरेशन पुल। जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह नीचे की जड़ों से एक वैक्यूम के जरिए पानी को स्ट्रॉ की तरह ऊपर खींचता है। ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है। सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। और जिम्नोस्पर्म का एक और दिलचस्प सदस्य है गिंगो बाइलोबा। ये करोड़ों साल पहले डायनासोर के समय में भी मौजूद था और आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहते हैं। ये सब तो बहुत अद्भुत है, लेकिन ये नग्न बीज वाले पेड़ आज हमारे आसपास हर जगह क्यों नहीं दिखते? मतलब अगर बीज नग्न है तो कोई जानवर उसे क्यों खाएगा या दूर तक क्यों ले जाएगा? यही वो सीमा थी जिसने विकास के अगले चरण को जन्म दिया। जिम्नोस्पर्म परागण के लिए मुख्य रूप से हवा पर निर्भर थे, जो एक बहुत ही अनिश्चित तरीका है। हवा कभी भी धोखा दे सकती है। सही बात है। इसलिए विकास के सबसे उन्नत चरण में आए एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी पौधे। आवृत का मतलब है ढका हुआ। इनमें बीज एक सुरक्षात्मक आवरण यानी फलों के अंदर बंद होते हैं। तो फल असल में जानवरों को दी जाने वाली एक रिश्वत है। पौधे ने एक मीठा फल बनाया ताकि जानवर उसे खाएं और बीजों को दूर दूर तक फैला दे। बिल्कुल। और फूल शायद कीड़ों को आकर्षित करने का एक विज्ञापन है कि आओ और मेरा परागण करो। उपयोगी पौधे हैं क्योंकि हमारे सारे फल, सब्जियां, अनाज और फूल इसी वर्ग से आते हैं। आज पृथ्वी पर इन्हीं का सबसे ज्यादा दबदबा है। तो आज की दुनिया में एंजियोस्पर्म ही बॉस हैं। लेकिन अगर एसएससी परीक्षा के नजरिए से देखें या कोई सिर्फ एक बगीचे में घूम रहा हो, तो वो कैसे पहचानेगा कि कोई एंजियोस्पर्म पौधा किस श्रेणी का है? क्योंकि मैंने अध्ययन सामग्री में पढ़ा है कि इन्हें भी दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। हाँ, इन्हें पहचानने के बहुत ही व्यावहारिक तरीके हैं। सबसे पहला अंतर तो बीजों में ही है। नाम से ही स्पष्ट है, मोनोकॉट में बीज का सिर्फ एक ही हिस्सा या बीजपत्र होता है, जबकि डाइकॉट में दो बीजपत्र होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन क्या हो अगर आपके पास बीज ना हो, सिर्फ पूरा पौधा सामने हो? तब क्या करेंगे? तब आप उनकी पत्तियों को देख सकते हैं। मोनोकॉट पौधों की पत्तियां आमतौर पर पतली लंबी होती हैं और उनकी नसें एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल चलती हैं। अच्छा, जैसे घास, केले या बांस की पत्तियां? हाँ, और दूसरी ओर डाइकॉट पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और उनकी नसें एक जाली या नेटवर्क बनाती हैं, जिसे जालीदार या रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। आम या पीपल का पत्ता इसका बेहतरीन उदाहरण है। अरे वाह, ये तो किसी पौधे के बारकोड सिस्टम की तरह हो गया। आपको पूरे पौधे को उखाड़ने या लैब में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। बस एक पत्ती उठाइए, उसकी नसों का पैटर्न देखिए और आप उस पूरे पौधे के विकास का वैज्ञानिक इतिहास बता सकते हैं। क्या बात है! और क्या जड़ों से भी कुछ पता चलता है? जड़ें भी इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा हैं। मोनोकॉट्स में फाइबर जैसी या रेशेदार जड़ें होती हैं, जो मिट्टी की सतह के तासी फैल जाती हैं, जबकि डाइकॉट्स में एक मुख्य जड़ होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, जो सीधे गहराई में जाती है। तो अगर किसी बड़े आम या बरगद के पेड़ को आंधी तूफान में खड़ा रहना है, तो उसे फाइबर वाली सतही जड़ नहीं, बल्कि गहराई तक जाने वाली मजबूत टैपरूट चाहिए होगी। इससे ये तर्क समझ में आता है कि ज्यादातर बड़े पेड़ डाइकॉट क्यों होते हैं। बिल्कुल, आपने सही जोड़ा इसे। और क्या फूलों में भी कोई अंतर होता है? हाँ, और यहाँ आपको प्रकृति का गणित देखने को मिलेगा। मोनोकॉट के फूल की पंखुड़ियां अक्सर 3 या 6 के गुणक में होती हैं। 3 या 6? हाँ, जबकि डाइकॉट के फूलों की पंखुड़ियां 4 या 5 के गुणक में होती हैं। 3, 4, 5। प्रकृति को ज्यामिति और गणित दोनों आते हैं। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है कि हर एक पत्ती और पंखुड़ी के पीछे एक तय वैज्ञानिक नियम काम कर रहा है। हाँ, विज्ञान हर जगह है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है, दुनिया भर में इतने सारे अलग अलग पौधे हैं, एक ही पौधे को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम जिसे यहाँ चीड़ कहते हैं, वो बाहर पाइन है। इस भाषाई उलझन को विज्ञान कैसे सुलझाता है? क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल पासपोर्ट है ताकि चीन का वैज्ञानिक और भारत का वैज्ञानिक एक ही पौधे पर रिसर्च करते हुए कंफ्यूज ना हो? ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी, जिसे 18वीं सदी में कार्ल लिनेयस नाम के वैज्ञानिक ने सुलझाया। उन्होंने यूनिवर्सल पासपोर्ट जैसी ही एक प्रणाली विकसित की, जिसे द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
ये कैसे काम करता है? इस प्रणाली के तहत हर ज्ञात जीव या पौधे को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहला शब्द उसके वंश यानी जीनस को दर्शाता है और दूसरा शब्द उसकी विशिष्ट जाति यानी स्पीशीज को बताता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जैसे हमने पहले गिंगो पेड़ की बात की थी, उसका वैज्ञानिक नाम है गिंगो बायलोबा। और अगर जानवरों में देखें तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और शेर का पैंथेरा लियो। अच्छा, तो यहाँ पैंथेरा उनका वंश है जो बताता है कि वे आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। हाँ, और टाइग्रिस या लियो उनकी विशिष्ट जाति है। और मैंने अध्ययन सामग्री में ये भी पढ़ा है कि ये नाम हमेशा लातिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे या इटैलिक्स में लिखा जाता है। पर लैटिन ही क्यों? क्या उस समय के वैज्ञानिकों को ये भाषा बहुत ज्यादा पसंद थी? इसका कारण बहुत ही तार्किक है। लैटिन एक मृत भाषा या डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज? इसका मतलब है कि अब इसे बोलचाल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए समय के साथ इसके शब्दों के अर्थ नहीं बदलते। अगर किसी जीव का नाम अंग्रेजी या हिंदी में रखा जाए तो 100 सालों में शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं। लैटिन एक स्थायी पहचान सुनिश्चित करती है। ओह, ये तो बहुत ही चतुर तरीका है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वर्गीकरण भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार जलवायु और भौगोलिक विविधता के कारण भारत की वनस्पतियां बेहद समृद्ध हैं। भारत में पौधों की लगभग 44,500 ज्ञात जातियां हैं। 44,500? हाँ, जो पूरे विश्व की कुल पादप जातियों का लगभग 7% है। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा पौधे किस वर्ग के हैं? वही एंजियोस्पर्म वाले? एकदम सही। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा एंजियोस्पर्म यानी फूलों वाले पौधों का है, जिनकी संख्या 22,108 है। आधे से ज्यादा? हाँ, और जिम्नोस्पर्म जिनके विशालकाय पेड़ों की हमने चर्चा की थी, वे भारत में केवल 83 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स 1,319, ब्रायोफाइट्स 2,819, लाइकेन 3,044 और कवक की 15,701 प्रजातियां मौजूद है। और क्या ये सारे पौधे दुनिया के बाकी हिस्सों में भी मिलते हैं या सिर्फ हमारे यहीं हैं? यहीं पर भारत की भौगोलिक स्थिति का असली कमाल दिखता है। भारत के लगभग 28% पौधे स्थानिक या एंडेमिक हैं। एंडेमिक मतलब? इसका मतलब है कि वे पूरी दुनिया में भारत के अलावा और कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। हिमालय की सर्द चोटियां, पश्चिमी घाट के घने जंगल और अंडमान निकोबार की जलवायु ऐसे सूक्ष्म वातावरण तैयार करते हैं जो इन पौधों को एकदम विशिष्ट बनाते हैं। ये जानकारी तो न सिर्फ परीक्षाओं के नजरिए से अहम है, बल्कि ये हमारे आसपास के पर्यावरण को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देती है। बिल्कुल। अगर जो भी हमें सुन रहा है उसके लिए आज की इस पूरी चर्चा को मैं समेटूं तो हमने देखा कि कैसे जीवन ने एक आकारहीन थैलोफाइटा से अपनी यात्रा शुरू की। हाँ, फिर टेरिडोफाइटा आए। सही कहा। टेरिडोफाइटा के रूप में संवहन ऊतकों की पाइपलाइन बिछाई और 30 मीटर ऊंचे जंगल खड़े किए जो आज कोयले के रूप में हमारे काम आ रहे हैं। फिर सूखे से बचने के लिए जिम्नोस्पर्म ने नग्न बीज बनाए और सिकोया जैसे विशाल वृक्ष खड़े किए। और अंततः जानवरों को रिश्वत देने और अपना विस्तार करने के लिए प्रकृति ने जटिल और रंग बिरंगे फूलों वाले एंजियोस्पर्म बनाए जो आज हमारे जीवन का आधार है। पत्तियों की नसें, जड़ों का आकार और कार्ल लिनेस का वो यूनिवर्सल लैटिन पासपोर्ट, ये सब मिलकर पादप जगत की इस भूल भुलैया को एक साफ नक्शे में बदल देते हैं। मैं सहमत हूँ। ये विकास की एक ऐसी कहानी है जो हमारे आसपास हर दिन घटित हो रही है। बस हमें उसे देखने का एक सही नजरिया चाहिए। बिल्कुल। और इस नजरिया बदलने वाले गहन अध्ययन का अंत मैं एक ऐसे रहस्य के साथ करना चाहूंगा जिस पर जो भी इस चर्चा को सुन रहा है वो खुद विचार करें। वो रहस्य क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में, मतलब लगभग 25 करोड़ साल पहले, टेरिडोस्पर्म नाम के पौधे पाए जाते थे। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार उनके जीवाश्म देखे तो उन्हें लगा कि ये फर्न है, क्योंकि उनके पत्ते बिल्कुल टेरिडोफाइटा जैसे दिखते थे। अच्छा। लेकिन जब और गहराई से जांच हुई तो पता चला कि वे फर्न नहीं थे, बल्कि उनमें बीज मौजूद थे। उन्होंने विज्ञान के नियमों को पूरी तरह उलझा दिया था। वो बीज वाले फर्न थे। अरे बाप रे! इसे वनस्पति विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है, जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विकास की कड़ियां कितनी आपस में उलझी हुई हैं। तो विचार करने वाली बात यह है कि
क्या आज भी भारत के हिमालय की दुर्गम घाटियों या पश्चिमी घाट के घने अनछुए जंगलों में पौधों की कोई ऐसी प्राचीन गुमनाम प्रजाति छुपी हो सकती है? कोई ऐसा पौधा जो शायद करोड़ों सालों से खामोशी से अपना वजूद बचाए हुए है? ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना? और अगर कल वो खोज लिया जाए, तो क्या वो हमारे वर्गीकरण के अब तक के सारे नियमों को चुनौती दे देगा? क्या वो वनस्पति विज्ञान का इतिहास दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगा? इस सवाल और इस रोमांचक संभावना के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार प्रकृति के किसी नए रहस्यों की तह तक जाने के लिए फिर मिलेंगे।